अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस फेसबुक पेज के ऊपर और आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया जाता है। चार्ल्स बेस्ट और फ्रेडरिक बेंटिंग ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था और इन दोनों का जो बर्थडे था वो था 14th ऑफ नवंबर। तो इसी सिलसिले में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और लोगों को डायबिटीज के बारे में एजुकेट किया जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर जवेद इकबाल साहब जो आज डिस्कस करेंगे डायबिटीज के बारे में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज के ऊपर। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो आज के दिन मेरा जो पहला क्वेश्चन आपको होगा वो होगा कि सर हम डायबिटीज को किस तरह कहेंगे कि कोई पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। सर आजकल ऐसा है, ये डायबिटीज ज्यादा कॉमन हो चुकी है क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले डिफरेंट था, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हुआ करती थी और आज तो यंग एज में भी तकरीबन डायबिटीज देखी गई है। तो ये कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो जाते हैं। कहीं कोई बेस लाइन कोई टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, अगर किसी को बताते हैं भाई आप ये बेस लाइन KFT LFT करो और साथ में ब्लड शुगर करो, तो इंसिडेंटली देखा जाता है कि यंग एज में भी या किसी में भी ये शुगर की जो है टेस्ट निकल जाता है, पॉजिटिव निकल सकता है। तो डॉक्टर साहब इसके शुगर के कौन से साइंस है, क्या सिम्टम है कि हमें पता चलेगा कि हाँ जी जो पेशेंट है वो डायबिटिक है। सर बिल्कुल, इसको हम शुगर की बीमारी बताते हैं। ये इसको ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। ऑस्मोटिक सिम्टम्स का मतलब है यानी कि किसी शख्स को भी अगर पेशाब यूरिन ज्यादा आता है, पेशाब छोटा पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, दिन में अगर 8 दफा से ज्यादा पेशाब आता है तो वो इसको सोच लेना चाहिए कि क्या वजह है। नंबर 1, जबान खुश्क होना, प्यास ज्यादा लगनी, थकावट ज्यादा होनी, भूख ज्यादा लगनी, ये कुछ आम सिम्टम्स हैं और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक्स भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 100% किसी शख्स को आप बताएंगे भाई इसको ये यूरिन बार बार आता है और फलानी चीज बार बार होती है तो तभी इसको शुगर होगा। नहीं, ये इट कैन प्रेजेंट साइलेंटली एज वेल। डॉक्टर साहब आप जब पेशेंट जो आपके पास जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं, तो कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो आपकी तरफ से किए जाते हैं ऐसे पेशेंट को जो ये कहेगा कि सर शायद मुझे डायबिटीज हो चुकी है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पहला कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रूल आउट करते हैं ऑस्मोटिक सिम्टम। जैसे मैंने पहले बता दिया कि क्या जबान खुश्क तो नहीं हो रही है, प्यास ज्यादा तो नहीं लगती है, पेशाब बार बार तो नहीं आता है, दिन के टाइम या रात के टाइम पेशाब बार बार तो नहीं आता है, थकावट तो नहीं है, टायर्डनेस जिसको हम बोलते हैं, इजी फटीग है, थोड़ा सा काम करेगा एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इंसुलिन, जैसे आपने बेंटिंग एंड बेस्ट के बारे में बोला, जो ये इंसुलिन जिसने डिस्कवर किया था, वहीं से है कि ये इंसुलिन जो सेल्स के अंदर में जाता है, फटीग हो जाता है, मसल टायर्डनेस वगैरह हो जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं ये हम पूछ लेते हैं उनको। उसके बाद ऑलवेज कोरिलेट क्लिनिकली, साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। जैसे HbA1c करते हैं और ब्लड शुगर फास्टिंग कर देते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ये एक्चुअली ये डायबिटीज जो है, ये जो शुगर है, ये है क्या चीज? शुगर जैसे एक कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है पेनक्रियास में, लबलबा हम बताते हैं उसको। ये अपने स्टमक के नीचे पीछे एक ऑर्गन होता है जिसका बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। जो ही हम गजा वगैरह ले लेते हैं, एक्सेस अगर जो भी शुगर, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी शुगर वाली चीजें, चावल है, रोटी है, इनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज हो जाती है। जब इंसुलिन रिलीज होती है, ये इंसुलिन लेके कुछ सेल्स में ले जाती है। लेकिन कई दफा होता है कि जो इंसुलिन या तो कम बनती है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये जो डायबिटीज की, मैं आपको पहले इसी इस्तेमाल में बताना चाहूंगा कि जो डायबिटीज की 2-3 किस्में हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और 2.5 डायबिटीज, कुछ ऐसी चीजें हैं वो थोड़ा जो टाइप 1 डायबिटीज है वो यंग एज में होती है, छोटे उम्र में जब होती है, लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट ही होते हैं।
और जो टाइप 2 है दैट्स कॉल्ड वो जो होते हैं टाइप 2 तकरीबन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसको इंसुलिन इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी उसको सर। वो टेबलेट फार्म से भी ट्रीट हो सकती है और उसको जी सर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक हो जाती है। और मैं जी सर। साइमल्टेनियसली आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि ये डायबिटीज होती क्यों हो जाती है, वजह क्या हो जी सर। जाती है आजकल। एक तो ओवरवेट, एक्टिविटीज ना करना, पहले वक्त में ज्यादा एक्टिविटीज लोग करते थे, एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा हुआ करती थी। जी सर। अब देखो जो 40-45 साल की उम्र के बाद, उसके बाद ये जो फिजिकली इनएक्टिविटी जब होती है, और एक चीज है जिसको पोटेंशियल डायबिटिक बोलते हैं, जैसे अगर जी माँ सर। को बच्चे को अगर शुगर है तो उनके बच्चों को 100% डायबिटीज हो जाती है, दैट्स कॉल्ड जी सर। पोटेंशियल डायबिटीज। पर एक होती जी है सर। जेस्टेशनल डायबिटीज, जब आमलो औरत होती है तकरीबन जो ही वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, वो उनको ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह करते हैं। तो जी जेस्टेशनल सर। डायबिटीज है, प्रेगनेंसी में जो शुगर होती है, तो उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए सर, सर शुगर का लेवल कितना ठीक रहता है? उससे ज्यादा जो हो जाए तब आप कहेंगे कि इसको डायबिटीज हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज जो हम शुगर का जो टेस्ट करते हैं सर डायबिटीज का, या हम फास्टिंग में करते हैं या फास्टिंग के बगैर करते हैं? तो आप बिल्कुल बताइएगा फास्टिंग में कितना होता है और फास्टिंग के बगैर कितना होता है, होना बिल्कुल, चाहिए? इसका मैं डिटेल बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फास्टिंग आप ब्लड शुगर कर रहे हो किसी का भी, अगर 100 से नीचे है फास्टिंग, तो दैट्स नॉर्मल। हाँ, न्यू नेट जो पैदा, जो अभी अभी बच्चा पैदा होता है फॉर एग्जाम्पल, उसका ब्लड शुगर 70 तक होता है, उनका लो शुगर होता है। अगर उससे 40 से नीचे है हाइपोग्लाइसीमिया, दैट्स प्रॉब्लम। फास्टिंग में अगर 100 ब्लड शुगर है इट्स ओके। अगर फास्टिंग में 125 है, ब्लड शुगर 125 है, और साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, यानी कि अभी फुल जी फ्लेज सर। डायबिटीज नहीं है। खाना खाने से के बाद 2 घंटे के बाद फास्टिंग 125, और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 199 है, तो दैट्स जी कॉल्ड सर। प्री डायबिटीज। अब ये इंटरेस्टिंग चीज लोग सुनना, अगर खाना खाने से के बाद शुगर 200 से ऊपर जाए और फास्टिंग शुगर 126 होगा, एक एक आंकड़ा का फर्क है। 126 अगर फास्टिंग होगा, और वन जी सर। 2200 अगर होगा खाना खाने के बाद 2 आवर्स, दैट्स कॉल्ड विद साइंस एंड सिम्टम्स, दैट्स कॉल्ड डायबिटीज, उसको शुगर बताते हैं। अगर रैंडम जब आप शुगर करेंगे किसी आदमी का भी, ये नॉर्मल आदमी का 140 से नीचे होना चाहिए। खाना खा के हेल्दी आदमी का जो है, अगर ब्लड शुगर करेंगे 140 से नीचे होना चाहिए। तो डिफिनेशन ऑफ डायबिटीज यही है, फास्टिंग शुगर अगर मोर देन 126, एंड पीपी या खाना खा के मोर देन 200 विद साइंस एंड सिम्टम्स, जैसे जबान खुश्क होना, जबान में पेशाब ज्यादा आना, जबान खुश्क होना, आंखों पे ब्लरिंग होना, तो ये चीजें हैं इसके साथ डायग्नोस हो जाता है। और साथ में हम लोग करते हैं ऐसे, अगर HbA1 लेवल जो होते हैं, HbA1c उसको बोलते हैं, अगर 5.7% से कम होती है तो दैट्स नॉर्मल। अगर 6.4% से होता है, दैट्स कॉल्ड प्री डायबिटिक। अगर 6.5% से ऊपर होगा, यानी 3 महीने का पहले का भी डॉक्टर शुगर बता सकते हैं, 6.5% से अगर ज्यादा होगा, दैट्स डायबिटीज। सो फास्टिंग का भी मैंने बताया, प्री रैंडम भी मैंने बता दिया, खाना खाने के बाद का भी बता दिया, साथ में सिम्टम्स भी अगर होंगे, तो दैट्स डेफिनेशन। और एक ही टेस्ट में डायग्नोस नहीं करना है, कम से कम मल्टीपल ओकेजन में भी टेस्ट करना होता है। और अगर यूरिन में शुगर आ गया, उसका मतलब है डेफिनेटली ब्लड शुगर तो 180 से भी ज्यादा है। डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है जो लोग सफर कर रहे हैं डायबिटीज का, तो उनका ये कहना है कि जब हम जिस दिन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिस दिन हम बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उस टाइम जब हम अपना शुगर टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आ जाता है। इवन जब हम बैठ जाते हैं घर में सोए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो शुगर लेवल है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए अब तो सर्दियां आ चुकी हैं, ये विंटर्स में क्या होता है, एक्टिविटीज कम हो जाती है, लोग इंडोर रह जाते हैं, बाहर ठंड भी है, एक्टिविटीज कम होती है, और एक्सरसाइज करने का जो मन नहीं करता है, लेथार्जिक हो जाता है। इसको मैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलता हूँ, एक किस्म का। जब जब मौसम चेंज होता है, यानी कि ये बाहर आने तक ये इसमें दबाव रहेगा। आदमी लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं सच में। जो जितना मोर एक्सर्शन करेगा, एक्सरसाइज ज्यादा करेगा, तो जब जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसको यूटिलाइज करने के लिए चाहिए एक्सरसाइज चाहिए। जब एक्सरसाइज है नहीं, तो इसीलिए जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है,
बैठे रहने से। इसका फार्मूला ये है, कीप ऑन मूविंग। अगर आप सेब काटोगे ना, सेब काट रहे होगे, सेब काटने में भी आपको कैलोरीज लगती है, आप खाना ठीक खा रहे हो उस टाइम भी कैलोरीज लगती है। लेकिन ठीक। ईट लेस, कम खाना है। एक तो एक्टिविटीज ना हो, और दूसरा ये है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेते हैं, हमें आदत जो है, तो नेचुरली डायबिटीज के हम इनवाइट करते हैं, वी इनवाइट द डिजीज। वी शुड टेक द फूड एज मेडिसिन, नॉट मेडिसिन एज फूड। दैट्स व्हाई ईट लेस इसका एक फार्मूला है। और एक्सरसाइज से बिल्कुल आपके कहने का मकसद है जो एग्जैक्ट है कि हाँ, जितनी मोर एक्सरसाइज शुगर यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं उनको ये पता नहीं लगता है कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। इवन के अगर हम फार फ्लंग एरियाज जैसे हम करना की बात करें, यहाँ पर कई लोग जो हैं डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन वो जो है वो रोटी खाते हैं, कहते हैं कि रोटी खाने से हमें शुगर नहीं होगी, या फिर क्या करते हैं वो चावल का जो इस्तेमाल है उसको बंद कर देते हैं। तो आपकी क्या सजेशन रहेगी उनके लिए, क्या कुछ खाएं और कौन कौन सी चीजों को वो इग्नोर करें? देखो, मैं सिंपल उनको ये बताऊंगा कि चावल खाने से या रोटी खाने से, गंदम की रोटी या मक्की की रोटी, पहाड़ी बेल्ट, पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर मक्की की रोटी ज्यादा मिलती है, वो लोग सोचते हैं कि शायद इससे ज्यादा शुगर कंट्रोल रहेगी, इसमें शक नहीं। जी सर। इसमें भी मगर कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होता है। ये 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। सबसे इंपॉर्टेंट है ईट लेस। अगर आप कम खाएंगे, अगर आप 10 वाले खाना चावल खाते हैं, आप अगर 6 ही खाओगे, आपका ऑटोमेटिकली इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी इंसुलिन काम नहीं कर रही है, बॉडी में आपको इंसुलिन है भी। ये 40-45 साल की उम्र के बाद ज्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है, उसमें सिर्फ ये है जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, पर्टिकुलरली रोटी जो है उससे या चावल, 19-20 का फर्क है, उनसे होगा। अब पल्सेस हैं, दालें वगैरह जो हैं, थोड़ा सा इनको कम मिकदार में लेने की जरूरत होती है। देखो, हम लोग खट्टा सेब जो है ना, खट्टा सेब वो तकरीबन सेफ रहता है, उसमें ज्यादा शुगर लेवल ज्यादा नहीं होती है। केला अगर आप ले लो, केले में शुगर लेवल ज्यादा होती है, कैलोरी ज्यादा होती है। सिमिलरली थोड़े से फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मिनिमम फ्रूट्स देने की जरूरत होती है। तो हर चीज में तकरीबन शुगर तकरीबन होती है। लोगों को अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, जैसे लेप्टन चाय की जगह आप लेमन टी यूज कर सकते हो, आप ब्लैक टी यूज कर सकते हो। दही खाने से डायबिटीज ज्यादा एक्सैजरबेट नहीं होता है। दही दही जो है वो ठीक रहता है। जी सर। दूध से भी नहीं है, अंडों से नहीं है, लेकिन ज्यादा ये चावल से, आपका बेकरी से डायबिटीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, बेकरी वगैरह खाने डॉक्टर साहब, जो मीट मीट खाते हैं या चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल, जो रेड मीट है इसी तो इनवाइट करता है बहुत सारी और डिजीज को भी। कभी गाउट वगैरह भी हो सकता है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, किडनीज पे हार्ड होता है। ऑलरेडी डायबिटीज वालों को मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि क्योंकि किडनीज पे डैमेज होने का खतरा होता है, किडनी फेलियर का, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमने इतना पूरा डिस्कस नहीं कर सका। कि आई साइड पे प्रॉब्लम पड़ती है, आपके रगों पे प्रॉब्लम पड़ती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो जाती है। इसका जो होता है डायबिटिक फुट हो जाता है, एक कंडीशन होती है, हार्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक डिजीज वगैरह इससे ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है, डॉक्टर साहब ऐसा भी देखा गया है, हमको ये सुनने में आया है कि हाँ जी, उस पर्सन को कोई ऐसे पेशेंट है जिनके हाथ काट दिए जाते हैं, पांव काट दिए जाते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा कि किस सिचुएशन पर उनके हाथ और पांव काट दिए जाते हैं? डायबिटिक फुट इसको बताते हैं। ज्यादातर ये ब्लड फ्लो जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना, ये विंटर्स में एक तो कम हो जाता है, और दूसरा इसका सर्कुलेशन पे इफेक्ट करता है। डायबिटीज का जो ग्लूकोज है टॉक्सिक है, जो ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है वो टॉक्सिक होता है, वो प्रॉब्लम करता है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और नमनेस हो जाता है, हाथों को पाँव को पता भी नहीं चलता है, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम उनको बताते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं, फुट अल्सर्स बनते हैं, डायबिटिक फुट अल्सर्स। तभी उनका उनका मतलब एम्पुटेशन करना पड़ता है, क्योंकि एसेंडिंग टाइप की इन्फेक्शन हो जाती है, और ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इसको ज्यादा अटैक करते हैं। विद रिजल्ट क्या है, एम्पुटेशन करने की जरूरत होती है। इसमें टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर का अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा, ये कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं। और सिमिलरली जो आंखों की लाइट पे जो है, कैटरैक्ट जो है, मोतिया जिसको बोलते हैं, वो भी आ सकता है जल्दी, और तो वो ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है। डायबिटिक को केयर करना है, इनका खास ख्याल रखना है,
एक तो इनका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहना चाहिए, खून में चर्बी का मिकदार कम होनी चाहिए, ऑयल फैट्स वाली चीजें में कम करनी है, एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इनका अच्छी तरह कंट्रोल करना चाहिए, वरना किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। और इस तरीके से जैसे आपने बताया कि हाँ, डायबिटिक फुट जो है ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है डायबिटीज। डॉक्टर साहब, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ये पहले 3 महीने का आप ब्लड शुगर के बारे में बता सकते हैं। 3 महीने ये कुछ आरबीसीज के साथ अटैचड रहते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन जो होती है HbA1c इसको जो बोलते हैं, अगर 5.7 से कम होगा तो ये हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज में है। अगर 6.4% है तो उसका मतलब प्री डायबिटीज है। अगर 6.5 से ऊपर है दैट्स डायबिटीज। ये डायग्नोसिस के लिए काम करती है। इसमें साथ में क्लिनिकल कोरिलेशन भी साथ में करना है, एक तो टेस्ट भी साथ में देखना सिम्टम्स भी हैं कि नहीं है। और कई दफा ऐसा होता है डायबिटीज के लोग जो हैं दे आर ऑन इंसुलिन, वो उनके लिए जो ज्यादा डोज अगर ले लेते हैं शाम के टाइम पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया से भी क्रॉनिक प्रॉब्लम आती है, मगर हाइपोग्लाइसीमिया से इमरजेंसी तौर पे आदमी कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा लो भी नहीं होने चाहिए जो इंसुलिन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आप उनको डाइट प्लान शेयर कर लें उन लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, और उसके बाद कौन कौन से जो हैं प्रिकॉशंस उनको लेने हैं, तो इस बारे में आप बताइए सर। बेसिकली ये है टेक द फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। आपको अपनी गजा को बड़ा चुन चुन के, जैसे आप चुन के कपड़े लगाते हैं, चुन के मकान बनाते हैं, डेवलप करते हैं, अपनी बॉडी का खुद केयर करना है, अपना अपनी सेहत का राइटर खुद बनना पड़ेगा आपको। हर शख्स को अपने सेहत का राइटर खुद बनना चाहिए। मुझे किस चीज से मैं खाता हूँ, मुझे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, किस चीज से डायरिया हो सकता है, किस से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक्सेसिव मीट वगैरह लेने से आप देख लेंगे कॉन्स्टिपेशन होगी। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स सलाद वगैरह कम लेते हैं, बहुत ज्यादा सलाद लेना चाहिए। गाजर मूली जो चीजें अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, ऑलिव ऑयल बीच में डाल दिया, लेमन डाल दिया थोड़ा सा। अल्टरनेटिव ऑलवेज लिसन कुछ चूज करना चाहिए। नट्स, डोंट स्टिक टू द पर्टिकुलर फूड। एक ही चावल खाने से, भत्ता खाने से, या एक ही किस्म की दालें खाने से, गो ऑन चेंजिंग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा यूज करने चाहिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट्स भी आप यूज करें। प्रिवेंशन इज मोर बेटर। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है दे आर लकी, दे आर लकी। जो डायबिटीज है दे स्टार्ट विद द किडनी डिजीज, दे सडनली डॉक्टर नोट करते हैं वो कि आपकी डिरेंज हो चुका है, किडनी फंक्शन डिरेंज हो गया, इसको तो क्रॉनिक डायबिटीज थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आप खाओगे ईट लेस। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा, आप मेजर करके खाओ। आप अपना थोड़ा स्टमक में कुछ गुंजाइश रखो, और आपका दिन को देखिए, पानी के मिकदार, एलेक्सर ऑफ लाइफ इज वाटर। जो पानी की मिकदार है बॉडी में, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लो। सर्दियां हो या गर्मियों हो, पानी की मिकदार, पानी तो बॉडी को चाहिए, मगर एक्सेस पानी भी नहीं चाहिए। 1 घंटे में 4 गिलास से ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। और डॉक्टर साहब, कश्मीर के अंदर नमकीन चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बिल्कुल, नमकीन चाय तो वैसे ये किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है देखा जाए तो। इसमें जो सोडा वगैरह होता है वो उसमें तो अल्कलाइनिटी वगैरह रखती है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन मस्ट है। इसमें साल्ट इनटेक से प्रॉब्लम आ सकती है, वो थोड़ा सा केयर। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। हमें हमें वी आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग नून चाय, वी कैन नॉट लिव विदाउट नून चाय। इवन माई सेल्फ, इवन एवरी डॉक्टर, एवरीबॉडी। ये भी हमें एक किस्म का रिलैक्सेशन देता है, सूथिंग इफेक्ट देता है। बट मैं बोलूंगा ओनली नून चाय ही नहीं यूज करना चाहिए, गो ऑन फॉर चेंजिंग द टी। कभी ब्लैक टी पियो, कभी ग्रीन टी, कभी लेमन टी, कभी आपका अदरक चाय होनी चाहिए। आप देखिए कोरोना में हम लोगों ने क्या क्या, कौन कौन सी चाय नहीं पी होंगी। कोरोना के दौरान खांसी जुकाम में हम लोगों ने सिंपल प्लेन पानी से भी कोरोना को भगाया। आपने गर्म पानी सिप्स करके भी पीने से भी। बिल्कुल, हमें ऐसा डर रखना होगा, कोरोना जैसे डर रखना होगा जिनको डायबिटीज है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ताकि इससे क्या होगा, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी, चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।